हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 4 में इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला, those who laugh at others are idiots themselves, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है those laughing, या who laugh है, या those laughing at others are idiots themselves। ये दोनों का अर्थ एक ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है। who laugh, यहाँ who को हटा दिया गया तो laughing है ना। हु को हटा देने पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, है ना। लाफ का लाफिंग हो जाएगा। बस यही स्ट्रक्चर में फर्क है, अर्थ एक ही होगा, दोनों का सेम अर्थ है। क्या होगा? जो दूसरों पर हंसते हैं वे खुद मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है और में The government have taken this decision। यहाँ गवर्नमेंट को सिंगुलर माना गया है, एक सिंगुलर गवर्निंग यूनिट की तरह सिंगुलर माना गया है, इसीलिए सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग हुआ है। और इस सेंटेंस में गवर्नमेंट को प्लूरल माना गया है, मतलब गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट मिनिस्टर्स कंबाइन टू मेक द गवर्नमेंट, इस तरह से इसको प्लूरल माना गया है, इसलिए इसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है। दोनों तरीक़े से लिखा जा सकता है, दोनों ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस डिसीजन या गवर्नमेंट हैज़ हैव टेकन दिस डिसीजन, हैज़ का यूज करें या हैव, दोनों में से कोई किया जा सकता है, दोनों ठीक है, दोनों का अर्थ भी एक ही होगा। सरकार ने ऐसा फैसला किया है या सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। अब नेक्स्ट देखें, द पब्लिक थिंक्स सो या द पब्लिक थिंक सो। यहाँ पब्लिक को सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, पब्लिक मीन्स जनता, सिंगुलर रूप में लिया गया है, इसीलिए वर्ब मेन वर्ब के साथ यस लगा है। यहाँ पब्लिक को आम लोग की तरह लिया गया है, इसीलिए इसको प्लूरल के सेंस में लिया गया है, इसलिए यहाँ थिंक लगा, यहाँ यस नहीं है ना। सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर जैसा जनता, तो यहाँ वर्ब के साथ यस लग गया। ये प्लूरल आम लोग है ना, तो आम लोग के लिए यहाँ ये प्लूरल सेंस में है, इसलिए यहाँ थिंक, यहाँ यस नहीं लगा है। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होगा, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है, दोनों ठीक है। जनता ऐसा सोचती है, जनता ऐसा सोचती है, पब्लिक थिंक्स सो या पब्लिक थिंक सो। अब कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखें। द पुलिस, हम लोग पुलिस कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण इंग्लिश में इसका होता है उच्चारण पुलिस, पुलिस। द पुलिस हैव कॉट द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब अपराधी, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है। अब यहाँ भी एक बात ध्यान में दें, द पुलिस यहाँ क्या है कि ये द पुलिस ऑलवेज प्लूरल सेंस में आता है ना। यहाँ यस नहीं है, फिर भी ये प्लूरल सेंस में ही आता है, और इसीलिए इसके साथ हैव प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग हुआ, हैज का नहीं, हैव का प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है। द पुलिस हैव कॉट द कल्प्रिट का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट देखें, इंडिया हैव वन द क्रिकेट मैच। यहाँ देखिए, इंडिया कंट्री के रूप में तो सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ हैज होना चाहिए, लेकिन यहाँ हैव क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इंडिया का मतलब इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ी, इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ी के टीम है ना, क्रिकेट खिलाड़ी को लिया गया है, इसीलिए इसका सेंस प्लूरल माना गया है, और इसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग होता है। ये ऑलवेज प्लूरल में ही माना जाता है इस सेंस में, और इसके साथ हमेशा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही आता है।
इंडिया हैव वॉन द क्रिकेट मैच। भारत मतलब भारत की क्रिकेट की टीम या भारत के खिलाड़ी या भारत क्रिकेट मैच जीत लिया है। नेक्स्ट, इसी तरीके से श्रीलंका हैव लॉस्ट द क्रिकेट मैच। श्रीलंका क्रिकेट मैच हार गया है। अब यहाँ श्रीलंका देश के रूप में तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये देश के रूप में नहीं, ये देश की खिलाड़ी, श्रीलंका के जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या श्रीलंका की जो टीम है क्रिकेट की, उस सेंस में है, ये प्लूरल सेंस में आता है हमेशा, और उसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है हमेशा। हैव का प्रयोग हुआ है, यहाँ हैज नहीं हो सकता है। श्रीलंका हैव लॉस्ट द क्रिकेट मैच। श्रीलंका मतलब श्रीलंका के जो खिलाड़ी है क्रिकेट के, वे श्रीलंका क्रिकेट मैच हार गया है। अब कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखें। नेक्स्ट, he had to stand in the scorching sun। scorching sun का मतलब चिलचिलाती धूप, एकदम कड़ी धूप। he had to stand in the scorching sun, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसे चिलचिलाती धूप में खड़ा रहना पड़ा। पास्ट में है, had का प्रयोग हुआ, पड़ा या पड़ा था। नेक्स्ट, I have to say something, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, और I have got to say something। I have to say something और I have got to say something, दोनों का अर्थ सेम हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रक्चर में फर्क है। यहाँ have to है, यहाँ have got to है। have got to थोड़ा जोर इम्फेटिक हो जाता है, और इसका इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग खासकर स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा होता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, मुझे कुछ कहना है। I have to say something या I have got to say something, मुझे कुछ कहना है। नेक्स्ट, The train starts at 4:30 AM। AM का मतलब रात के 12 बजे के बाद से लेकर दिन के 12 बजे तक AM, और दिन के 12 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक PM। तो द ट्रेन स्टार्ट्स एट 4:30 AM, इसका मतलब हो गया ट्रेन 4:30 बजे सुबह में खुलेगी, याद देखेगी। अब नेक्स्ट भी सेंटेंस इसी तरीका का है। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर इंस्टीट्यूशन एट 10:30 टुमारो मॉर्निंग। प्रधानमंत्री, इसकी हिंदी, प्रधानमंत्री कल सुबह, फ्यूचर सेंस है, 4:30 बजे, सॉरी 10:30 बजे हमारे संस्थान में आएंगे। यहाँ भी है खुलेगी, यहाँ आएंगे, ये क्या है? दोनों फ्यूचर है ना। ट्रेन 4:30 बजे सुबह में खुलेगी, ये फ्यूचर सेंस है, फ्यूचर मीनिंग आ रहा है। यहाँ भी प्रधानमंत्री कल सुबह 10:30 बजे हमारे संस्थान में आएंगे, ये भी फ्यूचर सेंस में है, फ्यूचर मीनिंग है। लेकिन इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट, ट्रेन स्टार्ट्स। यहाँ क्या आ रहा है स्ट्रक्चर? द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, सिंपल प्रेजेंट। तो स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट है, मीनिंग फ्यूचर आ रहा है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है और मीनिंग फ्यूचर आ रहा है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट, मीनिंग फ्यूचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो एक्शन है, वो फिक्स टाइम टेबल को दिखाता है। एक फिक्स टाइम टेबल पर 4:30 AM में ट्रेन खुलेगी, ये फिक्स टाइम टेबल है। प्राइम मिनिस्टर का विजिट कब है? 10:30, एक फिक्स टाइम टेबल है। तो ऐसे फिक्स टाइम टेबल का जो एक्शन होता है, फ्यूचर सेंस होते हुए भी उसका जो इंग्लिश होगा, स्ट्रक्चर होगा, वह सिंपल प्रेजेंट ही होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट, यहाँ भी है, लेकिन मीनिंग फ्यूचर है। इस बात को ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर जाएं। ही गोज ऑन रीडिंग, या कहें ही कीप्स रीडिंग, या कहें ही कंटिन्यूज टू रीड। ये तीनों स्ट्रक्चर का, तीनों सेंटेंसेज का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? वह पढ़ता रहता है। ही गोज ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहता है। ही कीप्स रीडिंग, वह पढ़ता रहता है। ही कंटिन्यूज टू रीड, वह पढ़ता रहता है। एक ही अर्थ है। इसी तरीके से अब पास्ट में भी इसको बनाया जा सकता है। ही वेंट, गो का वेंट
ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में क्या होता है? V2 फॉर्म। गो वेंट गॉन, तो वेंट क्या हुआ? V2 हो गया, वर्ब का दूसरा फॉर्म। सिर्फ सिंपल पास्ट में ही वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है और कहीं पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में V2 फॉर्म ऑफ वर्ब का कहीं भी यूज नहीं है, सिर्फ सिंपल पास्ट में है। ये बात ध्यान में रखें। ही वेंट ऑन रीडिंग, या ही केप्ट रीडिंग, या ही कंटिन्यू टू रीड, तीनों का अर्थ एक ही है। क्या अर्थ है? वह पढ़ता रहता था, पास्ट में है, वह पढ़ता रहता था। ही कंटिन्यूड, ही वेंट ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहता था। ही केप्ट रीडिंग, वह पढ़ता रहता था। ही कंटिन्यू टू रीड, वह पढ़ता रहता था। तीनों का अर्थ एक ही है, स्ट्रक्चर में फर्क है लेकिन अर्थ एक ही है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें। He does nothing but read, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वो पढ़ता ही रहता है और कोई काम नहीं करता, पढ़ता ही रहता है। इस तरह से अगर जोर दे के दिखाना कि वो पढ़ता ही रहता है, तो इसमें डज का प्रयोग होगा। He does nothing but read, वो पढ़ता ही रहता है। इसका पास्ट अगर किया जाए तो he did nothing but read, वो पढ़ता ही रहता था। Thank you very much. See you in the next video.